करेंगे लेवल ऑफ टीचिंग का अगला लेक्चर। तो देखिए इसमें हम डिस्कस करेंगे समझ अथवा बोध स्तर, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो देखिए इससे पहले मैं स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मैं कवर कर चुका हूँ। तो जिन्होंने वो नहीं देखा तो साथ में वो देख सकते हैं। आप हमारी यू यू वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, जैसे आप देखें, जैसे मान लीजिए आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को देखिए, जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है ना, तो उसके बगल में देखिए स्टडी भारत लिखा होगा। तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे लिखा होगा होम वीडियोस प्लेलिस्ट। जब आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर प्लेलिस्ट मिलेगा जिसके ऊपर लिखा होगा यूजी सेनेट पेपर 1 2021। तो हिंदी मीडियम साथ में लिखा होगा, इंग्लिश से साथ में लिखा होगा। तो आप हिंदी पे अगर है तो हिंदी पे क्लिक करिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश पे क्लिक करिए। आपके सामने सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे। तो जैसे इसके पहले मैंने जो लेक्चर बना चुका हूँ आपको वो सारे इसमें मिल जाएंगे। लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना, बस आपको वो वीडियो देखना, साथ में लिखते जाना, आपकी फ्री तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है तो आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर मैंने यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो देखिए फ्रेंड्स, समझ अथवा बोध स्तर। समझ का मतलब है कि जैसे आपको मान लीजिए कि आपको मैं कोई बात कहता हूँ या आप किसी से बात सुनते हैं तो आपको वह समझ में आती है। आपको ये समझ है कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। तो ये है समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। आप कोई भी चीज़ समझते हैं, जैसे मैं आपको ये लेक्चर समझा रहा हूँ तो आप ये अच्छे से समझेंगे कि आपको मैं क्या बता रहा हूँ, कि ताकि आपके आगे जाके काम आ सके। तो देखिए, बोध स्तर पर विद्यार्थियों को सामान्यकरण तथा सिद्धांत एवं तथ्यों के संबंध में बोध कराने पर बल दिया जाता है। यदि शिक्षक को अपने इस प्रयास में सफलता मिलती है तो विद्यार्थियों में नियमों को पहचानने, समझने तथा उन्हें प्रयोग करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप शिक्षण अर्थपूर्ण हो जाता है। अब देखिए सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है, आप देखिए सिंपल से अगर हम क्रैक करें, सिंपल सी बात क्या है कि जो विद्यार्थियों के सामान्यीकरण तथा सिद्धांत, यानी कि जो देखिए तथ्य हैं, यानी कि देखिए मान लीजिए कि हम टीचर अगर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि स्टूडेंट हैं, आप किसी क्लास में पढ़ते हैं, तो टीचर आपको जो पढ़ाएंगे आपको वो समझना जरूरी है। जब तक आप उसे समझेंगे नहीं आपको वो चीज़ आएगी नहीं। तो देखिए जब भी शिक्षक क्लास में पढ़ाते हैं तो वो इस हिसाब से पढ़ाते हैं, वो उन नियमों को फॉलो करते हैं कि ताकि बच्चे आसानी से समझें। अब देखिए बच्चे आसानी से कैसे समझते हैं, पहली बात क्या है कि जब टीचर व्यवस्थित रूप में, यानी कि ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाता है बच्चों को, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाता है कहानी के रूप में, तो बच्चे उसे बहुत आसानी से कवर करते हैं, बहुत आसानी से सीखते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक को देखना पड़ता है कि बच्चों का लेवल कितना है, बच्चों का स्तर कितना है, कि ताकि वो जो चीज़ समझाए बच्चों को समझ में आए। अब देखिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में कि भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 1947 को। वो अपने मेमोरी स्तर में रटा, याद किया। लेकिन अब भारत आज़ाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, कि इन्होंने अपना बलिदान दिया, योगदान दिया, वो सब इसमें आपको समझाया जाएगा। तो जिससे आपको पता चलेगा, समझ आएगा कि जो हमें आज़ादी मिली है ये ऐसे ही नहीं मिली है, ये बहुत मुश्किल से मिली है। सो इसे आप समझेंगे तो समझने के साथ क्या है कि आपके वो दिमाग में विकास होगा। तो जैसे आपको कहा जाएगा कि हाँ आप इसके ऊपर कुछ लिख दीजिए, कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखिए, तो आप उसे आसानी से लिख पाएंगे। सो ये है समझने का स्तर। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि समझ अथवा बोध स्तर जो सिद्धांत है वो मॉरिसन ने दिया है। पहला जो स्मृति स्तर था वो दिया था हर्बर्ट ने, और ये अंडरस्टैंडिंग लेवल इनकी समझ या बोध स्तर दिया है मॉरिसन ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। सो इसके बाद देखिए यहाँ पे खासियत क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होते हैं यहाँ पे। थोड़े से क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के अलावा जैसे यहाँ पे आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो है ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप तो है ही है। तो देखिए इस स्तर में छात्रों की मानसिक शक्तियों के विकास के अवसर स्मृति स्तर से अधिक हैं। देखिए स्मृति स्तर में क्या था, मेमोरी लेवल में सिर्फ आपको रटना था, यानी कि टीचर जो आपको पढ़ाते हैं, शिक्षक आपको जो पढ़ाते हैं वो आपको सिर्फ रटना होता है, बस उतना ही पढ़ना होता है जितना आपको शिक्षक बताते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो आपका मानसिक विकास है, जो मानसिक स्तर है यहाँ पे, वो स्मृति स्तर से थोड़ा सा ऊंचा है। यानी कि यहाँ पे आपको रटना नहीं है, यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे आपको डिटेल में चीज़ को समझना है। तो उसमें क्या है कि आप चीज़ें समझ तो पाएंगे, जैसे आप समझेंगे तो आपको वो चीज़ें आसानी से आएंगी।
जहाँ स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम केवल स्मृति पर आधारित होता है तथा उसमें छात्र पूरा ज्ञान रटकर प्राप्त करते हैं, वही बोध स्तर में रटने के बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या समझना, भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, 1947 में। ये क्या है, स्मृति स्तर है, आपको सिर्फ इतना याद करना है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग में क्या है, क्यों आज़ाद हुआ था, कैसे आज़ाद हुआ था, पूरा डिटेल आपको उसमें समझना है, तो वो है समझने पर बल। इस स्तर में छात्रों को इस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है जिसका व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग हो सके। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि व्यवहारिक जीवन में उपयोग, यानी कि आपको वो चीज़ें समझाई जाती हैं, वो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है जो आपके जीवन में काम आए। जैसे देखिए आपको पता है कि आपको शिक्षक बनना है, आगे जाकर टीचर बनना है, तो जिसके लिए आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, तो इसके लिए आप अच्छे से समझते हैं कि शिक्षण योग्यता है क्या। आप अपने ऊपर लेके चलेंगे कि आप मान लीजिए क्लास में पढ़ाते हैं, आप बच्चों के साथ कैसे बिहेव करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, तो वो है व्यवहारिक जीवन। यानी कि जो आप एग्ज़ाम देंगे वो आपके काम आएगा, वो ज्ञान आपके काम आएगा, वो है व्यवहारिक जीवन में भी आपका उपयोग होता है। इस स्तर में जब छात्रों को किसी नियम या सिद्धांत के बारे में बताया जाता है, तो उसके साथ ही यह भी बताया जाता है कि इस नियम या सिद्धांत को व्यवहार में कैसे लाया जाए। अब देखिए सबसे पहले जैसे ही आपको जो भी छात्र को यह नियम सिद्धांत बताए जाते हैं कि ये सिद्धांत है पढ़ने के, साथ में ये भी दिया जाता है कि जो सिद्धांत आपको पढ़ाए जाते हैं वो व्यवहार में कैसे लाते हैं। जैसे अभी देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि बोध स्तर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको बताता हूँ कि बोध स्तर ऐसा होता है, अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है, लेकिन आप उसे व्यवहार में कैसे लेके आएंगे वो भी आपको मैं बताऊँगा। व्यवहार में कैसे, जैसे आप मान लीजिए कि कोई चीज़ पढ़ते हैं, या आपके एग्जाम भी ज़रूरी है, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप उसकी डीप नॉलेज गहराई में जाएंगे तभी आपको चीज़ आसानी से समझ में आएगी। यानी कि चीज़ों को हमें सिद्धांत के बारे में जानना ज़रूरी है, लेकिन उनको समझना भी ज़रूरी है, व्यवहार में लाना भी ज़रूरी है। यह स्तर केवल ज्ञान की प्राप्ति पर बल न देकर उसके पूर्ण बोध पर भी बल देता है। यह आप पे देखिए क्या है कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति तो है ही है, उसके पूरब पर भी बोध दिया जाता है, यानी कि वो चीज़ पहले कैसी थी, अब कैसी है, बाद में कैसी होगी, ये भी पूरा दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि आज जिस सोसाइटी में, जिस समाज में हम रहते हैं, तो वो ऐसी सोसाइटी पहले नहीं थी, पहले यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज था, तो हमारा भारत आज़ाद हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ, फिर ये सरकार आई, वो सरकार आई, करते करते हम आज यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये क्या है कि आपको बताना है कि यहाँ पे हम क्यों रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं वो क्यों है। लेकिन आपको एग्जाम्पल उदाहरण कौन सा दिया, अंग्रेज़ों के टाइम से लेके अब तक का। तो इसमें क्या है कि आपको पुराने समय का, पूर्व का भी आपको बोध दिया, पूर्व की भी नॉलेज दी, जो टाइम बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यानी कि जो भी चीज़ समझानी है उसका भूतकाल, यानी कि जो उसका पास्ट है वो भी समझाया जाता है साथ में, कि ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएँ। इसमें यह प्रयास किया जाता है कि छात्रों को जो भी ज्ञान प्रदान किया जा रहा है उसे वह पूरी तरह समझ सकें और व्यवहारिक प्रयोग भी कर सकें। ये देखिए वही वाली लाइन है जो आपका मैंने यहाँ पे हमने की थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे हाँ चेंज है, लेकिन बात वही है कि वही बात बताना कि जो आपका व्यवहार भी प्रयोग, मतलब कि जो भी आपको ज्ञान दिया जाता है वो पूरी तरह से देखना कि उसका व्यवहारिक प्रयोग हो, यानी कि वो आपके जीवन में भी काम आए। तो देखिए समझ अथवा बोध स्तर शिक्षण का आयोजन देखिए कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य छात्रों में नियमों, सिद्धांतों आदि की पूरी समझ को विकसित करना है। इनके आपको ये बताना, पूरी समझ मतलब कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, जो विषय पढ़ाया जाता है, आपको वो पूरा अच्छे से समझाना कि वो चीज़ है क्या, आपको उसके बारे में सारी जानकारी दे देना। जैसे आपको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊँगा, यहाँ पे आपको मैं पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड कवर करूँगा। तो उसमें क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड में, शिक्षण योग्यता में आपको पूरी नॉलेज देना है। ऐसा नहीं कि आपको 2 लेक्चर करवा दिए बस, आपको पूरा ज्ञान देना। उसमें ये होता है मुख्य उद्देश्य, जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है, विषय पढ़ाया जाता है, उसका आपको पूरा नियम, सिद्धांत वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से समझाना। अध्यापक की भूमिका देखिए, इस स्तर के शिक्षण अधिगम में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण तो होती है, लेकिन वह उतना स्वतंत्र नहीं होता जितना कि स्मृति स्तर पर होता है। स्मृति स्तर में देखिए क्या है कि बच्चों को रटवाना होता है, तो टीचर अपनी मर्जी से, शिक्षक अपनी मर्जी से बच्चों को चीज़ पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि शिक्षक उतना स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको
वो चीज़ टीचर पढ़ाएंगे जो आपकी किताब के अंदर है, तो आपको वही वो पढ़ाते हैं, तो आपको वही याद करनी होती है। विषय वस्तु की प्रकृति एवं उसका प्रस्तुतिकरण, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बोध स्तर के शिक्षण में विषय वस्तु को चुनने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वह छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करने के साथ ही उनमें सूझबूझ व समझ का भी विकास कर सके। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जानी है वो तो विषय चुन लिया शिक्षक ने, लेकिन शिक्षक ने जब विषय चुना, विषय चुनने के साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो आपका ज्ञान जो वृद्धि होगा, जो आपको चीज़ पढ़ाएंगे, उससे क्या होगा, उससे आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी, समझ बूझ तो बढ़ेगी, लेकिन आपका सामाजिक विकास भी, आप जान सके कि जिस सोसाइटी में, जिस समाज में आप रहते हैं वो कैसी है। यानी कि आपको ऐसे ऐसे उदाहरण देना कि वो चीज़ आपके जो पर्सनल लाइफ है, जो आपकी ज़िंदगी है, उससे वो जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए। छात्र की भूमिका, देखिए सबसे ज़रूरी है छात्र की भूमिका। देखिए स्तर के शिक्षण अधिगम में छात्र को सक्रिय बनाने पर बल दिया जाता है। इसमें प्रयास किया जाता है कि वह केवल रटकर प्राप्त ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि अपनी सूझबूझ व समझ को भी विकसित करेगा। यह स्तर छात्र को उसकी मानसिक शक्तियों का समुचित प्रयोग करते हुए ज्ञान की प्राप्ति पर बल देता है। यहाँ पे क्या है कि देखिए छात्र की भूमिका, यहाँ पे क्या कि सबसे बड़ी बात है कि ये क्यों पढ़ाया जाता है। शिक्षक क्लास में जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो सक्रिय बनाने, सक्रिय मतलब कि जब भी टीचर या शिक्षक क्लास में पढ़ाते हैं तो उनका ये टारगेट होता है कि सारे बच्चे उनकी बातों को अच्छे से समझें और ज्ञान को प्राप्त करें। तो सक्रिय बनाते हैं ना, सक्रिय मतलब कि ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक या विषय चुन लेना कि ताकि बच्चे उसे आसानी से समझें। तो यहाँ पे ये प्रयास होता है कि जो भी वो चीज़ पढ़ाते हैं वो रटना नहीं है। यहाँ पे शिक्षक का काम रटवाना नहीं है, समझाना है। आपको समझ में लेके आना है कि वो जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो क्यों है। आपको सारे टॉपिक के बारे में, सारे विषय के बारे में खुलकर जानकारी आपको प्रदान करना, कि ताकि आप रटे बिना आप उसे समझें और आप उसे अच्छे से जानें। शिक्षण विधियों की प्रकृति, अब देखिए शिक्षण विधियों की प्रकृति यहाँ पे क्या है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम में ऐसी विधि को अपनाने पर बल दिया जाता है जो छात्र में ज्ञान प्राप्ति के साथ ही उसकी उनमें नियमों, सिद्धांतों आदि की भी समझ विकसित करे। देखिए यहाँ पे क्या है कि शिक्षण विधियाँ क्या है। देखिए यहाँ पे शिक्षण विधियाँ हैं कि जैसे शिक्षक का अलग अलग तरीके से समझाना। देखिए जैसे मान लीजिए बच्चों को जो वो चीज़ पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए बच्चों को समझ में ना आए, तो उनकी कोशिश ये रहती है कि वो ऐसी विधि से समझाएं। जैसे मान लीजिए कोई किताब है, उसकी जो भाषा है, लैंग्वेज बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, लेकिन शिक्षक को वो टॉपिक पढ़ाना है तो बच्चों के लिए वो क्या करेंगे कि आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में वो चीज़ को समझाएंगे, जिससे क्या होगा, बच्चे इसे आसानी से समझते हैं। तो ये हो गया ना शिक्षण विधि, आसानी से करवा दिया। कक्षा का वातावरण तथा संसाधन, देखिए बोध स्तर के शिक्षण अधिगम में कक्षा के वातावरण को अच्छा बनाने का भी प्रयास किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के शैक्षिक संस्थानों, सहायक सामग्रियों तथा तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या है, देखिए जो कक्षा का वातावरण क्या है कि जहाँ पे शिक्षक बच्चों को आसानी से पढ़ाते हैं और बच्चे आसानी से पढ़ते हैं, और ऐसा माहौल पैदा करना कि जो शिक्षक बच्चों को समझाए और जो बच्चे शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उनको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसमें क्या है कि शैक्षिक संसाधन क्या है, ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, तो ऐसी चीज़ें, सहायक सामग्री, ये चीज़ें आ गई इसमें, ठीक है, बुक्स वगैरह आ गई। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल में की जाती हैं। परीक्षण या मूल्यांकन व्यवस्था, देखिए इस तरह के शिक्षण अधिगम में परीक्षण या मूल्यांकन प्रणाली की अच्छी प्रणाली को अपनाने पर बल दिया जाता है। इसमें प्रयास किया जाता है कि छात्र ने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका स्तर क्या है यह जान जाए। इसमें उचित मौखिक, क्रियात्मक एवं लिखित परीक्षण एवं मूल्यांकन विधियों को अपनाया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या है कि अब मूल्यांकन करना है, यानी कि जब शिक्षक ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया, बच्चों ने अच्छे से समझा, लेकिन बच्चों ने अच्छे से समझा यह जानना ज़रूरी है कि उनको शिक्षक की बातें समझ में आई कि नहीं, शिक्षक का पढ़ाया विषय समझ में आया कि नहीं। तो ये जानने के लिए क्या है, परीक्षण या मूल्यांकन व्यवस्था की जाती है। इसमें क्या है कि जो शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों से मौखिक तौर पर सवाल पूछते हैं, लिखित परीक्षण करते हैं, तो इनके जरिए उनको पता चलता है कि उनको कितना है। जैसे मान लीजिए आपको मैं ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आप इसे अच्छे से करते हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, यूजीसी नेट का देने जाते हैं, तो आपको तब पता चलता है
प्रश्न को देखिए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। आप देखिए जब भी हम पढ़ाते हैं तो 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इसमें, तो आप देखिए कि हमेशा ही 40 प्लस यानी कि 40 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे कंटेंट से आते हैं। तो स्टूडेंट कहते हैं कि आपने जो पढ़ाया हमने अच्छे से पढ़ा, हमारे 40 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए हैं। तो वही बात है कि जब आप अच्छे से मन लगा के पढ़ते हैं तो वही चीज़ें आपको आसानी से समझ में आती है, जिससे क्या है आप आसानी से कर पाते हैं। अब देखिए समझ अथवा बोध स्तर के गुण दोष क्या है। देखिए सबसे पहले इसके गुण करते हैं। इस स्तर के शिक्षण निगम से छात्रों की मानसिक शक्तियों में बौद्धिक क्षमताओं के विकास में सहायता मिल सकती है। यह तथ्य को सोच समझ के ग्रहण किया जाता है। यहाँ पे देखिए कि देखिए यहाँ पे बच्चों को खुल के पढ़ाया जाता है, बच्चों को यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उनको समझाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे जो है वो तथ्य को सोचते हैं समझते हैं, यानी कि जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो उन्हें पहले सोचते हैं फिर समझते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे है। बौद्ध स्तर के शिक्षण अधिगम में छात्रों को जो ज्ञान प्राप्त होता है उनमें जो सूझबूझ विकसित होती है, उन सभी का लाभ चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम में उठाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, चिंतन स्तर जो अगला लेवल आएगा, जो अगला स्तर आएगा, तो उसमें क्या है कि जो बच्चे यहाँ पे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं बौद्ध स्तर में, तो जो ज्ञान प्राप्त करेंगे देखिए वही अगर आप चिंतन स्तर में जाएंगे तो यही चीज़ें काम आपकी चिंतन में आएगी। चिंतन के में काम क्या है, चीज़ों को सोचना। जैसे मान लीजिए आपको शिक्षक ने जो चीज़ पढ़ा दी, आपने समझी, आपका बोध स्तर कवर हो गया, लेकिन अब आप चीज़ों में अच्छाइयाँ बुराइयाँ ढूंढेंगे, ये देखेंगे कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो वो क्या है, चिंतन करना। बोध बोध स्तर का शिक्षण अधिगम रटने पर आधारित ना होकर सूझबूझ पर आधारित होता है। इसमें छात्र जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें उसका पूरा बोध होता है और तथा वह उसे व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार से प्राप्त किया ज्ञान स्थायी होता है। देखिए स्थायी क्या है, टिकाऊ, यानी कि फिक्स जो होता है ना, फिक्स नॉलेज। तो यहाँ पे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो पहली बात स्थायी है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो रटने पर आधारित नहीं होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि रटवाया जाता है, ये आपको जो चीज़ यहाँ पे समझाई जाती है वो आपके जीवन में काम आती है। जीवन में कैसे, मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, विषय पढ़ा, अब आपने उसे अच्छे से समझा, तो आपको मान लीजिए कि कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले, कोई प्रश्न पूछ ले, या कोई ऐसी बहस छिड़ी हुई है जो आपने पहली चीज़ पढ़ी हुई है, तो आप वहाँ पे उसका हल ढूंढ पाएंगे, आप उसमें शामिल हो पाएंगे। इस तरह के शिक्षण अधिगम छात्रों को भी जो ज्ञान मिलता है उसके बारे में वे अच्छी तरह से जानते हैं कि वह यह किस प्रकार उनके काम आएगा। इस वजह से वे पूरे मन से सीखने में लगते हैं। देखिए छात्रों को यहाँ पे ये होता है कि जो वो चीज़ें सीखते हैं क्या उनके वो पूरी तरह से काम आएगा, अगर काम आएगा तो कैसे काम आएगा, इसलिए वो पूरे मन से सीखते हैं। यानी कि छात्रों को ये पता है कि जो हम चीज़ें सीखने जा रहे हैं ये हमारे ज़िंदगी में हमेशा काम आएगा, इसीलिए इसे करना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे दोष क्या है, देखिए हर एक कोई चीज़ है उसके गुण होते हैं, साथ में दोष भी हैं। दोष क्या है, देखिए बोध स्तर के शिक्षण अधिगम में छात्रों की अभिप्रेरणा का स्रोत बाह्य होता है, जिसकी वजह से वे ना तो सीखने में पहल करते हैं और ना ही उनमें स्वयं अपने प्रयासों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता का विकास होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब भी शिक्षक जो है किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं, किसी विषय को पढ़ाते हैं, तो वो डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं टीचर के ऊपर कि जो वो पढ़ाते हैं उनके ऊपर वो निर्भर रहते हैं कि क्या वो पढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखिए जब भी आप बुक पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ते हैं, तो आपको वो चीज़ समझ नहीं आती। जब आपको शिक्षक अच्छे से समझाते हैं, साथ में आपको उदाहरण देते हैं, तो तब आपके वो चीज़ समझ में आती है। यहाँ पे क्या है कि बच्चे अपनी मर्जी से उस ज्ञान को उतना प्राप्त नहीं कर पाते जितना शिक्षक करवाते हैं, तो इसका दोष है, यानी कि उनको डिपेंड रहना पड़ेगा टीचर पे। बौद्ध स्तर के शिक्षण अधिगम में शिक्षण अधिगम सामग्री एवं क्रियाएं पूरी तरह से नियंत्रित एवं नियोजित होती है, जिसकी वजह से शिक्षक एवं छात्र दोनों के सीमित दायरे में कार्य करना पड़ता है। इसमें छात्रों को अपनी रचनात्मक शक्तियों के प्रयोग की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। इस वजह से छात्रों में स्वयं के प्रयत्नों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने एवं समस्याओं को हल करने की योग्यता का विकास नहीं हो पाता। देखिए वही बात है, यहाँ पे क्या है कि नियंत्रित और नियोजित क्रिया होती है। शिक्षक को पता है कि आज मुझे इतना पढ़ाना है, छात्रों को पता है कि आज हमें इतना पढ़ना है, ये हमें इतना ही ज्ञान कवर करना है। अगर मान लीजिए कि छात्रों को कोई समस्या आ जाए तो उसे स्वयं सॉल्व नहीं कर सकते, स्वयं उसका हल नहीं ढूंढ सकते, उनको टीचर की हेल्प लेनी पड़ती है।
तो इस वजह से क्या है कि जो उनकी रचनात्मक शक्तियाँ हैं, तो वो उनकी स्वतंत्रता नहीं मिल पाती, यानी कि जितना शिक्षक ने पढ़ाया है, जोर दिया जाता है कि वो उतना ही पढ़े, उतना ही समझे, उतना ही पेपर में दे। इस स्तर के शिक्षण अधिगम में छात्रों को उच्च मानसिक शक्तियों जैसे अन्वेषणशीलता, सृजनात्मकता, समस्या समाधान आदि के विकास के उपयोगी अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। यहाँ पे देखिए समस्या समाधान नहीं हो पाता, सृजनात्मक नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि जो छात्र चीज़ें सीखते हैं तो उनको उतनी ही चीज़ें सीखनी होती हैं लिमिट में, जितनी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है कि समाधान देखिए जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, आपके दिमाग में हज़ारों सवाल आएंगे। अब देखिए हर किसी का जवाब दे पाना मुश्किल होता है, इसलिए आप उसको यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। इस तरह का शिक्षण निगम विद्यार्थी केंद्रित नहीं होता, यह विषय केंद्रित होता है, जो एक बड़ा दोष है। इसमें छात्रों के सीखने से ज़्यादा विषय पर बल दिया जाता है। वही बात है जो आपको सिलेबस में है, आपको वही पढ़ना है, वही आपको याद करना है, वही आपको लिखना है, जिससे आप एग्ज़ाम कर पाएंगे। देखिए जो पहला जो था स्मृति स्तर, वो किस पे था? वो था शिक्षण केंद्रित। लेकिन ये जो बोध स्तर है, ये है विषय केंद्रित। यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर आपको, विषय के ऊपर आपको किया जाता है कि आपका ये विषय है, छात्रों को बताया जाता है आपका ये विषय, आपको ये पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है। छात्र इसमें अपनी मर्जी नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे समझ अथवा बोध स्तर के यहाँ पे देखिए कुछ सुझाव है। सुझाव क्या है? देखिए स्मृति स्तर शिक्षण की परीक्षा में सफल होने पर ही छात्र को बोध स्तर के शिक्षण में प्रवेश दिया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब स्मृति स्तर, यानी कि जब आपको पहली स्टेज जो आपकी स्मृति स्तर, अगर आप उसमें सफल होते हैं, तब आप बोध स्तर आपको करवाना चाहिए। जैसे मान लीजिए शिक्षक ने आपको चीज़ें रटवा दी हैं, तो तभी आपको वही अगला करवाए। यानी कि अगर आपको रटवाने में ही वो असफल हो जाते हैं, आप असफल होते हैं रटवाने में, तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। बौद्ध स्तर के सोपानों का अनुसरण समुचित ढंग से करना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सोपान, यानी कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जाती है बौद्ध स्तर में, उन्हें अच्छे ढंग से पढ़ाना चाहिए, समुचित ढंग से, कि ताकि आप उसे अच्छे से याद कर पाएँ। बौद्ध स्तर के विभिन्न सोपानों की परीक्षाओं में सफल होने पर ही अगले सोपान में प्रविष्टि दी जाए, किया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको एक चीज़ पढ़ाई, जब तक आपको वो समझ ना आए तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप देखिए आगे बढ़ते रहेंगे, टीचर का आप भी आगे बढ़ते रहेंगे, आपको पिछली चीज़ें भूल जाएंगी। शिक्षक को कक्षा में आकांक्षा स्तर को भी उठाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्रों में अध्ययन के प्रति लगन हो। देखिए जैसे आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, आपके मन में प्रश्न आते हैं, तो आप भी आज़ादी होनी चाहिए कि आप वो प्रश्न सामने रखें टीचर के, शिक्षक के, तो वो उनका जवाब दे, जिससे क्या है कि आप उसमें टॉपिक में या विषय में साथ में जुड़े रहेंगे। इस तरह की शिक्षण व्यवस्था में समस्याओं को ध्यान में रखकर उनके लिए समाधान भी ज्ञात करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो समस्याएं हैं, ये देखना चाहिए कि लैंग्वेज टफ है या भाषा सरल है कि नहीं है, भाषा में कोई समस्या तो नहीं है, कुछ मुश्किल वर्ड है, शब्द है जो एग्ज़ाम में, पेपर में नहीं आएंगे, वो कटवा देनी चाहिए, ऐसे करके। तो ये सारी जो समस्याएं वो दूर करनी चाहिए। शिक्षक को नवीन पाठ्य पुस्तक की छोटी छोटी इकाइयों में प्रस्तुत करना चाहिए होता है, जिससे कि छात्र, शिक्षक का छात्रों से संबंध स्थापित हो सके। यहाँ पे देखिए जो नया पाठ्य वस्तु है, यानी कि जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, उसको छोटी छोटी इकाइयाँ, जैसे मान लीजिए कि जैसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण योग्यता पढ़ते हैं, तो ये मान लीजिए 100 पेज का है, तो आपको एक ही बार में सारा थोड़ी आएगा। इसमें आपको क्या है कि छोटी छोटी इकाइयाँ बांटनी पड़ेगी। जैसे अभी मैंने आपको, ये टॉपिक लंबा था, मैंने आपको 2 पार्ट में करवाया। जैसे पहले स्मृति स्तर किया, फिर बोध स्तर, और साथ में चिंतन स्तर करेंगे। अब आपको मैं सारा टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण योग्यता एक ही बार में करवा दूँ, आपको कर ही नहीं पाएंगे वो। तो इसलिए जो आपको चीज़ करवानी है, छात्रों को चीज़ करवानी है, इसे छोटी छोटी इकाइयों में बांटें, कि ताकि वो चीज़ आप आसानी से समझें। इस सोपान में शिक्षक को प्रस्तुतिकरण के साथ साथ छात्रों की समस्या का निदान भी करना चाहिए। देखिए जो छात्रों की समस्याएं हैं, यानी कि जब पढ़ते वक्त आपको कोई समस्या आती है, तो साथ में शिक्षक को चाहिए उसका निदान कर सके। उसके बाद देखिए निदान के आधार पर शिक्षक को यह निर्णय लेना होता है कि पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति, दोहराव कितनी बार की जानी चाहिए। यानी कि जो चीज़ें आपको शिक्षक ने पढ़ाई है, आपको वो चीज़ समझ में आई है, अगर आगे तो ठीक है, नहीं समझ आई है, तो आपको फिर से दोहराना चाहिए शिक्षक को, कि ताकि वो आपके समझ में आए। अब कितनी बार दोहराना है वो उनके ऊपर डिपेंड है। नवीन पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति इनकी 3 बार तक की जा सकती है। यानी कि जब भी आपको शिक्षक नया विषय पढ़ाते हैं, तो वो उनको 3 बार तक दोहराव कर सकते हैं। इनकी आपको जो चीज़ समझ में आ रही है, आप जो टॉपिक नया पढ़ा रहे हैं मुश्किल है, तो आपको 3 बार तक
रिपीट करके पढ़ा सकते हैं कि ताकि आप उसे अच्छे से समझें। तो नेक्स्ट हमारा चिंतन स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब देखें चिंतन का मतलब होता है सोचना समझना। यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको मैं कहता हूँ कि एग्ज़ाम जो है वो ऐसा है, आप सोचेंगे कि आपने हमें ये चीज़ बताई है लेकिन ये चीज़ तो ऐसी होती है, यहाँ पे ये कमियां, यहाँ पे ये अच्छाई है। तो ये क्या है? चिंतन, यानी कि जो आपको चीज़ दी है उसमें आपको कमियां ढूंढना, अच्छाइयाँ ढूंढना, आपको सोचना समझना। पहले हमने मेमोरी लेवल में, स्मृति स्तर में किया, हमने चीज़ों को रटा, वो स्तर में समझा, लेकिन यहाँ पे क्या है? सोचना समझना है हमें। चिंतन में होता है सोचना। चिंतन स्तर बौद्धिक शक्तियों के उपयोग की दृष्टि से शिक्षण अधिगम का यह स्तर सबसे उच्च स्तर माना जाता है। यह चिंतन स्तर के शिक्षण में स्मृति और बोध स्तर दोनों ही स्तरों का शिक्षण शामिल है। चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षण की व्यवस्था पहले सीमित तथा बोध स्तरों पर आवश्यक हो चुकी हो। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अपनी दिमाग का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके चीज़ों को समझना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, कितना है, वो आपको यहाँ पे समझना है। अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं, अगर आपको उसके बारे में ज्ञान है, अगर आप वहाँ पे देखिए कुछ शब्द गलत लिखे हो, कुछ क्वेश्चन प्रश्नों का उत्तर गलत लिखा हो, तो आप उसे फट से पहचान लेंगे कि हाँ ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपने उस विषय को अच्छे से पढ़ा हुआ है और आपने उसे समझा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, चिंतन जो स्तर है ये सिद्धांत दिया है हंट ने। जो ये स्थान हंट ने दिया है। पहला स्मृति स्तर दिया था सिद्धांत हर्बर्ट ने, दूसरा बोध स्तर दिया था यहाँ पे मॉरिसन ने, तीसरा किसने दिया है? हंट ने। अगर आपको मैं कह दूँ कि स्मृति स्तर दिया था हंट ने, ये दिया था मॉरिसन ने, तो आप तो यही कहेंगे नहीं ये गलत है, क्योंकि स्मृति स्तर हर्बर्ट ने दिया है, बोध स्तर उसने मॉरिसन ने दिया है, और चिंतन स्तर हंट ने दिया है। क्यों? क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपने यहाँ पे सोचा समझा ना, चिंतन किया ना, तो वो क्या है? चिंतन स्तर। यानी कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसको आप सोचते समझते हैं कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है। तो देखिए इस स्तर में छात्रों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्व अवसर प्राप्त होते हैं तथा वे स्वतंत्र रूप से अपने चिंतन मनन की शक्तियों का उपयोग करते हुए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि छात्र अपनी मानसिक शक्तियों का विकास करते हैं। यानी कि देखिए जो छात्रों को जो चीज़ आती है, जैसे मान लीजिए आपको पहले कोई चीज़ आती है, आपने इस चीज़ को समझा हुआ है, तो अगर आप वही चीज़ फिर से पढ़ते हैं तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं कि क्या आपने जो अभी नॉलेज ली है, अभी आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये पहले चिंतन स्तर पढ़ा होगा या लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ा होगा, तो आप फिर से पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपने पहले पढ़ा है, जो अब पढ़ रहे हैं, उसमें कितना फ़र्क है। क्या ये चीज़ सही है या वो चीज़ सही थी, या क्या चीज़ नहीं है, वो आप इसमें जान सकते हैं। मूल्यांकन के लिए देखिए निबंध प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या ऐसे टाइप क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपको टीचर ने क्लास में रटवा दिया, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग समझा दिया, अब बारी है आपके समझने की। अब आपको वो कहते हैं कि ऐसा करिए, ये जो टॉपिक है आप इसको 150 शब्दों में या 200 शब्दों में लिखिए। तो आप क्या करते हैं कि जो आपको विषय पढ़ाया जाता है, तो आप उसे लिखना स्टार्ट करते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन में पूरी नॉलेज आप उसमें झोंक देते हैं। तो इससे क्या है कि जो आपने सीखा है, आपने उसे समझा है, कितना समझा है, तो आप उसे लिखते हैं, तो आता है वो चिंतन स्तर में। इस सत्र में पहले छात्रों को विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि की जानकारी प्रदान की जाती है। फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने एवं निष्कर्ष निकालने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। यहाँ की क्या है, यहाँ पे छात्रों को देखिए यहाँ पे विभिन्न नियम, सिद्धांत आदि की जानकारी दी जाती है। यहाँ पे बताया जाता है कि आपको ये चीज़ें ऐसे करनी है, ये चीज़ें वैसे करनी है, ये आपके लिए इतना ज़रूरी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या है कि जो छात्र है उसे आसानी से समझते हैं। चिंतन स्तर पर छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। देखिए यहाँ पे क्या है, छात्र केंद्रित है। अब देखिए पहला जो था समृद्धि स्तर, वो था शिक्षण केंद्रित, दूसरा था बोध स्तर, वो था विषय केंद्रित, लेकिन तीसरा क्या है, ये है छात्र केंद्रित। समृद्धि होगा शिक्षण, बोध हो गया विषय केंद्रित, और चिंतन हो गया छात्र केंद्रित। तो इसमें क्या है कि जो छात्र हैं, अब इन्होंने जो चीज़ समझ ली है वो अपनी आसानी से समझेंगे, अपने स्वतंत्र होकर समझेंगे, तो उसे वो लिखेंगे। छात्र स्वयं इन विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि की समीक्षा भी कर सकते हैं। वे अपनी मौलिक समस्याओं के समाधान भी में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे छात्रों को पढ़ने में कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो इसमें वो अपनी समस्या का समाधान भी ढूंढ सकते हैं। इसमें शिक्षण विद्यार्थियों के सामने ऐसी समस्या उत्पन्न करता है जिससे विद्यार्थियों में इतना
मानसिक तनाव पैदा हो जाता है कि वह स्वयं प्रेरित हो जाए और सक्रिय होकर समस्या को सुलझाने के लिए अपनी उपकल्पना बनाकर उसका परीक्षण करना आरंभ कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, विद्यार्थियों के सामने बहुत सारी समस्या उत्पन्न कर देते हैं शिक्षक, है ना। आपको वो ट्रिकी क्वेश्चन, जैसे आप मान लीजिए एग्जाम में आपने पूरा पढ़ लिया पेपर वन, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन एक डाला जाता है जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें आपको 4-5 क्वेश्चन का मिक्सचर होता है उसके अंदर। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आपको वहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे कि ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाए, ये जान पाएँ कि बच्चों ने कितना अच्छे से किया है। तो फिर आपके दिमाग में क्या है, मानसिक तनाव पैदा होता है। तो आप सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसे थी, ये चीज़ वैसे थी। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमेशा ही फँसते हैं। तो जब आप वो उसको दिमाग लगाते हैं बार-बार, तो आप अपने हिसाब से उसका आंसर देते हैं। तो इससे क्या है कि जो आपने सीखा है, वो आपने अच्छे से उसे किया। अंत में एक समय ऐसा आता है कि समस्या सुलझ जाती है। चिंतन स्तर का शिक्षण विद्यार्थियों के बौद्धिक व्यवहार को विकसित करने के अवसर प्रदान करते हुए उनमें सृजनात्मक क्षमताएं विकसित करने में सहयोग प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे क्या है, समस्या अंत में सुलझ जाती है, यानी कि जो आपको चीज़ नहीं आती वो आपको चीज़ आ जाती हैं। इससे क्या है कि जो आपका बौद्धिक व्यवहार है, इनकी जो सोचने समझने की जो आपकी शक्ति है, उसमें काफ़ी विकास होता है, जिससे आप चीज़ों को आसानी से कर पाते हैं। सो देखिए, यहाँ पे शिक्षक का प्रयास होता है कि वह प्रभावी शिक्षा प्रदान करके छात्रों को नए प्रकार का ज्ञान प्रदान करे एवं उनके व्यवहार एवं व्यक्तित्व में सुधार लाए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा एवं अधिगम दोनों के एक ही उद्देश्य हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि शिक्षक का प्रयास क्या है कि वह प्रभावी शिक्षा दे, यानी कि प्रभावी शिक्षा मतलब कि जो वो आपको समझा रहा है शिक्षक, वो बच्चों को पहली ही बार में समझ आ जाए, बच्चों को पहली ही बार में सारी चीज़ें आ जाए और इतनी आसान चीज़ें समझ में आए कि बच्चों को कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो भी आपको चीज़ें समझाई जाती हैं, कि आपको चाहे पहले चीज़ मुश्किल लगती है, लेकिन शिक्षक का काम क्या है, आपको चीज़ें आसान करके बताना, कि ताकि आपका जो व्यवहार और व्यक्तित्व सुधार हो सके, आप में कॉन्फिडेंस आ सके। तो यहाँ पे क्या है कि शिक्षक शिक्षक का भी एक ही उद्देश्य है, अधिगम का भी एक ही उद्देश्य है। शिक्षक का काम है आपको अच्छे से समझाना, और बच्चों का काम क्या है, छात्रों का, कि अच्छे से चीज़ों को समझना। अब प्रश्न यह उठता है कि कक्षा में चल रहे इस प्रकार का शिक्षण स्तर क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी भी कक्षा में जो शिक्षण का स्तर है वो किस प्रकार होना चाहिए। देखिए, जैसे ये आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ कि इसका स्तर इतना ऊंचा है कि आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास वर्ल्ड बेस्ट बुक भी, आप उसे भी सामने रख लीजिए, ऐसे नोट्स आपको मिलेंगे नहीं, है ना। तो इसका स्तर क्या है, बहुत ऊंचा हो गया। समझाने का तरीका भी काफ़ी सरल हो गया, जिसे आप आसानी से कर पाते हैं। यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि शिक्षण की योग्यता, अधिगम अनुभव की प्रकृति, शिक्षण अधिगम वातावरण एवं परिस्थितियाँ, शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य इत्यादि। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है कि शिक्षण का स्तर क्या है, कार्य का स्तर क्या है, इनकी शिक्षक आपको किस लेवल पे, शिक्षक क्या स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, पीएचडी वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहाँ पे पढ़ा रहे हैं। शिक्षण की योग्यता डिपेंड करेगी। अगर देखिए 12th पास है, वो स्कूल में केजी के बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। अगर वो पीएचडी कर रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो ये स्तर यहाँ से जाना जाता है। अधिगम अनुभव, यानी कि जो स्टूडेंट हैं वो कैसे हैं, उनको कितना आता है। जैसे अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूजी नेट का एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं, वो भी वीडियो देख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे, वो भी वीडियो देख रहे हैं। तो इसका स्तर कितना किस प्रकार होना चाहिए, वो यहाँ पे देखा जाता है। शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को सीखने के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है तथा उनके सीखने के लिए प्रेरित करना है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सीखने के जो व्यवहार है, उसमें वांछित परिवर्तन लेके आना, सीखने के लिए प्रेरित करना, विभिन्न स्तरों पर किस विषय वस्तु को पढ़ाना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो देखिए यहाँ पे चिंतन स्तर पर शिक्षण अधिगम का आयोजन। देखिए यहाँ पे क्या है कि मुख्य उद्देश्य क्या है, पहली बात चिंतन स्तर पर इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के साथ ही स्वतंत्र चिंतन मनन के अवसर प्रदान करना भी होता है। इसका प्रयास होता है कि छात्र विभिन्न समस्याओं को स्वयं समझने का हल ढूंढने का प्रयास करें। देखिए, स्मृति स्तर में आपको शिक्षक ने पढ़ाया, बोध स्तर में आपको समझाया, पहले आपको पढ़ाया रटवाया, फिर आपको समझाया, बारी आती है आपको खुद अपनी समस्या का हल ढूंढना। मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो आपने चीज़ें समझी हैं
उसको आप चिंतन मनन करें। चिंतन मनन होता है कि आपने जो टॉपिक समझा है आप उसे जानें, ये आपको समझ में कितना आया, आपने उसे कितना अच्छे से समझा, इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कितना ज़रूरी है, कौन सी समस्याएं हैं, वो आपको सब कुछ अपनी तरफ से सुलझानी पड़ती हैं। शिक्षक की भूमिका देखिए, चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम में को सफल बनाने के लिए शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तथा उसका उत्तरदायित्व भी काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ उसके एक अच्छे परामर्शदाता एवं सहायक की भूमिका निभानी पड़ती है। उसका यह दायित्व होता है कि छात्र को स्वयं चिंतन एवं मनन के लिए स्वतंत्र छोड़ दें। कि देखिए यहाँ पे क्या है कि शिक्षक की यहाँ पे भूमिका क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो शिक्षक आपको पढ़ाते हैं वह आपके अच्छे परामर्शदाता हैं, आपके अच्छे सहायक है। परामर्शदाता जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ पढ़ी, आपको समझ में आ गई, लेकिन समझ में आने के बाद आपको कोई समस्या उत्पन्न होगी तो आप टीचर से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, वो आपकी समस्या को हल कर देंगे। तो इससे क्या है कि अब आपको चिंतन मनन के लिए छोड़ देते हैं समझाने के बाद कि आप उसे अच्छे से समझें, आप उसे अच्छे से जानें। जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ा, विषय पढ़ा, आप इसे अच्छे से चिंतन मनन कीजिए, आप इसका क्वेश्चन आंसर लगा के देखिए तो इसे जान पाएंगे, अगर आपकी क्वेश्चन सही होगी, कि आपने कितने लेवल की तैयारी की है। वस्तु की प्रकृति एवं उसका प्रस्तुतिकरण। देखिए यहाँ पे क्या है कि इस तरह के शिक्षण अधिगम में विषय वस्तु पहले से नियोजित, निर्धारित या व्यवस्था नहीं होती, बल्कि यह परिस्थिति जन्य होती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, जैसे मान लीजिए आपको कोई विषय पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे पहले से नियोजित नहीं होती। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि पहले आपको ये चीज़ पढ़ा रही है। यहाँ पे क्या है कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग यहाँ पे टीचर आपको उदाहरण देते हैं, शिक्षक आपको उदाहरण देते हैं। छात्रों के सामने एक विशेष प्रकार की स्थिति या परिस्थिति लाई जाती है तथा उनसे कहा जाता है कि इस परिस्थिति में यदि किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी तो उसका समाधान कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आप यूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको वो क्वेश्चन डाल देंगे कि मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो आप इसका हल कैसे करेंगे। आपके सामने एक प्रश्न रखा जाता है तो आपको उसका उसी टाइम उसका आंसर ढूंढना पड़ता है। तो ये क्या है कि उसका प्रस्तुतिकरण, तो उससे आपको पता चल जाता है कि एग्ज़ाम का लेवल है क्या। छात्र की भूमिका देखिए, इस स्तर का शिक्षण अधिगम पूरी तरह से छात्र केंद्रित होता है। इसमें बाह्य अभिप्रेरणा के स्थान पर आंतरिक अभिप्रेरणा पर बल दिया जाता है। चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम में ऐसी विधियों को अपनाने पर बल दिया जाता है जिनसे छात्रों को स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा ज्ञान प्राप्ति की ओर लगाया जा सके। इस स्तर के शिक्षण अधिगम में कक्षा के वातावरण को ऐसा बनाने का प्रयास किया जाता है कि चिंतन, सृजनात्मक तथा समस्या समाधान जैसी क्षमताओं का विकास हो सके। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि छात्र की भूमिका क्या है, ये पूरी तरह छात्र केंद्रित है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको भारी तौर पे कितना आता है। भारी तौर मतलब कि जैसे आपने मान लीजिए कि आपने एमए कर लिया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अब आप सभी जगह सर्टिफिकेट लेके थोड़ी घूमेंगे, है ना। तो आपको चीज़ें दिमाग के अंदर आनी चाहिए। कोई आपसे ये नहीं दिखेगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपने टॉप किया है कि नहीं, लेकिन आपको कितना चीज़ को आता है दिमाग में, वो यहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका आंतरिक अभिप्रेरणा, आपको अंदर से कितना आता है ना। तो ऐसी विधियाँ अपनाना कि ताकि आप अंदर से कितना आपको आता है, आप उसे कैसे समझते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। यानी कि छात्र को इसमें देखना होता है कि जो मैंने पढ़ा है वो कितना अच्छे से पढ़ा है, क्या क्या कमी है, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। चिंतन स्तर के शिक्षण देखिए यहाँ पे क्या है कि ये अधिगम में परीक्षण या मूल्यांकन की विशेष प्रणाली को अपनाया जाता है। इसमें छात्र के ज्ञान प्राप्ति के स्तर के साथ ही उसकी चिंतन एवं सृजनात्मक क्षमता का भी आंकलन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंकलन कैसे किया जाता है, यानी कि देखिए यहाँ पे मूल्यांकन की विशेष प्रणाली है। यानी कि देखिए जब भी शिक्षक छात्र को पढ़ाते हैं तो यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि छात्रों को आया कितना है। तो वो कैसे देखेंगे, मान लीजिए शिक्षक ने आपको पढ़ा दिया, फिर आपको वो कहेंगे 150 शब्दों में, 200 शब्दों में लिखिए। अगर आपने वो सेम टॉपिक अच्छे से लिख दिया तो आपको आ गया, अगर आपने वो नहीं लिखा यानी कि आपको नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे क्या है इसके गुण और दोष। पहले बात करेंगे गुण की। तो देखिए इस स्तर का शिक्षण अधिगम कार्य सर्वाधिक विचार युक्त होता है। ये काफ़ी उच्च स्तर के मानसिक धरातल पर संपन्न होता है। यह छात्रों के मानसिक स्तर का विकास है। यहाँ पे देखिए मानसिक स्तर का विकास है। यहाँ पे क्या है कि आपको विचार देने होते हैं, विचार आपको करने पड़ते हैं। जो आपने चीज़ समझी है आपको वो देखना पड़ता है कि आपने उसे कितना अच्छे से समझा, तो आपको इसमें अपने विचार भी डालने होते हैं। चिंतन स्तर का शिक्षण अधिगम के वातावरण को सरल, सजीव, सक्रिय तथा प्रेरणादायक बनाया जाता है। तो देखें यहाँ पे क्या है कि
जो वातावरण वो सरल है, यानी कि जो आप चीज़ें पढ़ते हैं क्लास में, कक्षा में, वो बिल्कुल सरल हो, शोर शराबा ना हो, सजीव हो यानी कि सभी जीते जागते वहाँ पे हो, एक्टिव हो, सक्रिय हो, ठीक है, प्रेरणादायक हो, यानी कि जो भी आप चीज़ पढ़ते हैं, जैसे आप मान लीजिए टॉपिक पढ़ते हैं, अब अगर आपको देखिए आप ऐसे अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में एक दो प्रश्न इसमें से आते हैं, तो आपको प्रेरणादायक होगा कि हाँ, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लेवल ऑफ टीचिंग का कोई भी क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। चिंतन स्तर का शिक्षण निगम छात्रों में ज्ञान संबंधी गहन सूझबूझ विकसित करने, समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने तथा स्वयं के प्रयत्नों द्वारा परिस्थितिजन्य समस्याओं के हल की क्षमता का विकास करता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि गहन सूझबूझ विकसित करना है, इनकी छात्रों में गहन सूझबूझ, यानी कि जो भी विषय उन्होंने पढ़ा कितना समझ में आया, कितनी उसमें समस्या आई, कितनी सारी चीज़ें उनको हल करनी पड़ी, ये सारी ही चीज़ें उनको यहाँ पे देखनी पड़ती है। चिंतन स्तर का शिक्षण निगम विद्यालय के सभी विषयों तथा सभी प्रकार के विषय वस्तुओं के लिए उपयोगी तथा उपयुक्त तथा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। देखिए यहाँ पे विद्यालय में देखिए जितने भी विषय हैं, जितने भी विषय वस्तु हैं, वो आपके लिए उपयोगी है। जैसे मान लीजिए आपको मैथ्स नहीं आता, आपको उसमें ट्रिक्स बता दिया, आपको वो आ गया। हिस्ट्री नहीं आती, ट्रिक्स बता दिया, आ गई। सरल करके चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी। अब दोस्त देखें यहाँ पे क्या है। पहला है, चूंकि चिंतन का शिक्षण निगम उच्च मानसिक धरातल के स्तर पर संपन्न होता है, अतः यह छोटे बालकों के लिए उपयुक्त होता है। देखो यहाँ पे क्या है कि मानसिक स्तर बहुत मतलब मानसिक के धरातल पर संपन्न होता है। इनकी देखें यहाँ पे क्या है कि जो भी आपको चीज़ समझाई जाती हैं वो आपको अच्छे से समझाई जाती है, तो ये छोटे बालकों के लिए है। इनकी जो आप चीज़ें समझते हैं वो उसे अच्छे से आप समझते हैं, ठीक है। जो आपका मानसिक धरातल है उसमें आपको देखना पड़ता है कि आपका लेवल कितना है, तो उस प्रकार के ये होता है। तो देखिए इस प्रकार इस स्तर के शिक्षण अधिगम से शिक्षक के अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इसका कारण यह है कि इसमें शिक्षक के शिक्षण के अपेक्षाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। वह छात्रों के ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ कई अन्य प्रकार के उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि शिक्षक के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अतिरिक्त बोझ क्या है कि वो आपकी चीज़ों को आपको पढ़ाएंगे, पढ़ाने के साथ क्या है कि फिर आपसे वो उसका टेस्ट लेंगे, आपको जानेंगे कि आपने कितनी चीज़ें आई। वो आपसे देखिए, आपको मान लीजिए वो चीज़ अच्छे से समझा दें, तो उनको ये होता है कि जो उन्होंने पढ़ा है कि बच्चे उसे अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं। अपेक्षाएं देखिए काफ़ी बढ़ती हैं। अपेक्षाएं बढ़ने का मतलब क्या है, उनको ये होता है कि जो उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है तो बच्चे ने उन्हें अच्छे से पढ़ा है कि नहीं। अगर नहीं पढ़ा है तो देखिए, मैं जैसे मान लीजिए आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया, अगर आपको इसमें अच्छे से समझ में आया तो मैं मानूंगा कि मेरा जो पढ़ाना सफल हो गया। लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी मेहनत बेकार गई। तो ऐसा ही शिक्षक को लगता है। चिंतन स्तर का शिक्षण अधिगम सभी विषयों के अध्ययन के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। इसका उपयोग केवल उन विषयों तक ही सीमित रहता है जिनमें समस्या समाधान विधि खोज तथा खोज विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करना संभव है। देखिए जैसे साइंस है, विज्ञान, और गणित है यानी कि मैथ्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका प्रयोग सिर्फ वहाँ हर विषय पे ये लागू नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपने अच्छे से फॉर्मूला लगा के विज्ञान का सॉल्व कर लिया, लेकिन अब देखिए आप उस फॉर्मूले को करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी जगह पे ये लागू होगा। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिस पे लागू नहीं होता है ना। तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम में छात्रों को अपने ढंग से ज्ञान अर्जित करने एवं आगे बढ़ने की पूरी स्वतंत्रता होती है, जिससे वे उनका उचित लाभ उठा सकते और अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि वो अपने ढंग से ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे मान लीजिए बुक में कुछ और लिखा है, छात्रों ने समझा, लेकिन उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा। जब वो एग्ज़ाम देने गए, अपनी लैंग्वेज से लिखा, तो वहाँ पे उनके क्वेश्चन गलत हो गए, आंसर गलत हो गए, तो वो अपने लक्ष्य से भटकेंगे। जैसे आपने आईएएस बनना है, टीचर बनना है, अगर आप देखिए अपनी तरफ से ही सब कुछ लिखते जाएंगे, बुक्स को फॉलो नहीं करेंगे, टीचर की बातों को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे सुझाव क्या है। चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव देखें। चिंतन स्तर में शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, ताकि छात्र दोनों के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सके। देखिए यहाँ पे क्या है कि छात्रों में चिंतन तर्क यानी कि
कल्पना, छात्र ये समझें कि क्या सही है क्या गलत है, वो तर्क ले सकें, वो कल्पना कर सकें कि ताकि जो चीज़ उन्होंने समझी है वो उसे आसानी से समझते हैं और क्या उसमें सही गलत है, क्या उन्होंने अच्छे से समझा है, ये उनको देखना है। चिंतन स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि समस्या केंद्रित क्या है कि अगर मान लीजिए कि शिक्षण ने जो बच्चों को पढ़ाया बच्चों को समझ में नहीं आया, तो वो अपनी तरह से समस्या को सुलझाते तो हैं लेकिन साथ में शिक्षक की भी मदद ले सकें, ये भी होना चाहिए। इस तरह में अध्यापक बच्चों के सामने समस्या उत्पन्न करता है और बच्चों को उस पर स्वतंत्र चिंतन करने का समय देता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि बच्चों के सामने समस्या उत्पन्न करना और साथ में उनको समय देना कि ताकि वो उसका हल ढूंढ सके। तो इससे क्या है कि बच्चे आसानी से समझेंगे और बाद में अपने टीचर से वो कनेक्ट कर पाएंगे, उनसे समस्या का हल भी ले पाएंगे। इस तरह के शिक्षण में विद्यार्थी अपने शिक्षण की खूब आलोचना कर सकते हैं, शिक्षक की आलोचना कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि सुझाव, देखिए सुझाव में हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए शिक्षण में विद्यार्थियों ने अच्छे से समझा, शिक्षण ने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाया लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आया, क्लास में सिर्फ किसी बच्चों को समझ नहीं आया, तो यहाँ पे आलोचना कर सकते हैं किसमें, ऋणात्मक यानी कि पॉजिटिव वे में, कि उनका पढ़ाने का ढंग अच्छा नहीं लगा, उनको फिर से पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शिक्षक का ड्यूटी बनता है, शिक्षक का यह फर्ज बनता है कि वो बच्चों को फिर से पढ़ाएं। इस प्रकार के शिक्षण में केवल सामूहिक वाद विवाद को ही प्रभावशाली माना जाता है। प्रभावशाली क्या है, देखिए वाद विवाद क्या है कि जैसे क्लास में 10 बच्चों ने अच्छे से समझा और उनका आपस में कंपटीशन करवाया, तो उस बच्चे ने उस टॉपिक के ऊपर हर एक ने अपना अलग अलग विचार दिए। तो इससे क्या है कि सभी बच्चे एक दूसरे के विचारों को समझेंगे, तो उनको नए ज्ञान की प्राप्ति होगी। सो फ्रेंड्स, संक्षेप में हम कहेंगे स्मृति स्तर शिक्षण में अंतर्दृष्टि का अभाव है, मनोवैज्ञानिक रूप से यह संज्ञानात्मक स्तर का है। स्मृति स्तर शिक्षण की तुलना में समझ स्तर शिक्षण में अधिक योग्यता है। यह छात्रों को विषय सामग्री पर पूरी कमांड रखने में सक्षम बनाता है। शिक्षण की समझ के स्तर में भूमिका अधिक होती है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है आपको समझाता हूँ। स्मृति स्तर में हम क्या सीखते हैं कि रटना, बोध स्तर में हम समझते हैं समझना, और चिंतन स्तर में हम चीज़ों का चिंतन करते हैं, यानी कि उनको सोचते समझते हैं। पहले रटते हैं, फिर समझते हैं, फिर सोचते हैं, समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें अंत में हम करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। सब्सक्राइब करिए स्टडी भारत यूट्यूब चैनल डेली वीडियोज़ के लिए, जहाँ पे आपको फ्री वीडियोज़ दिया जाता है जिससे आप आसानी से कर पाते हैं। अगर आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है तो ये स्पेशल चैनल सब्सक्राइब करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 का फ्री एमसीक्यूज़ मिलेगा। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए, थ्योरी के लिए स्टडी भारत, और 2.0 एमसीक्यूज़ के लिए। तो अगर आपको हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मैंने कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप आपको यहाँ पे दे रखा है, आप कर सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 के लिए। ये पेड ग्रुप है, यहाँ पे आपको